एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। मजार के चारों तरफ पीपल के दरख्त थे। चंद दरख्त गूंदनी के भी थे जिनकी शाखें गूंदनी से लदी हुई थीं। बहुत से दरख्तों पर सब्ज झंडे लगे हुए थे। मजार ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा कमरा था जिस पर गुंबद बना हुआ था। अंदर एक कच्ची कब्र थी जो फूलों और सब्ज चादरों से लदी हुई थी। मजार के इर्द गिर्द का वसी रकबा कच्ची दीवार से घिरा हुआ था। जहां जहां से दीवार टूटी हुई थी वहां रास्ता बंद करने के लिए सूखी झाड़ियों के ढेर लगे हुए थे। पीपल के दरख्तों के नीचे एक वसी अरीस चबूतरा था जिस पर चट्टाइयां बिछी हुई थीं और 3-4 मलंग वहां बैठे कूंडे में भंग रगड़ रहे थे। ये मलंग हेरोइन और दीगर मनशियात भी इस्तेमाल करते थे, मगर भंग का नशा ही कुछ और था। समीना और शारिक कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो एक मलंग उठकर तेजी से आगे बढ़ा और उसने मजार का दरवाजा खोल दिया। ज़ईफुल अकीदा लोग दुआएं मांगने और मन्नतें मानने के लिए इस मजार पर आते ही रहते थे। मजार के दरवाजे पर एक मुकफ्फल पेटी भी रखी हुई थी और यहाँ आने वाले नजराने के तौर पर पेटी में कुछ न कुछ रकम डाल देते। साहिब हैसियत किस्म के लोग होते तो इन मलंगों को भी कुछ न कुछ मिल जाता। शारिक और समीना को देखकर वो मलंग कोई उम्मीद लेकर ही इस तरफ आया था। ये बिल्लू साईं का रोजा है, जो मन्नत मांगोगे कबूल होगी। दिल से निकली हुई दुआ जरूर अल्लाह पूरी करता है। मलंग दरवाजे में खड़ा मुसलसल बोल रहा था। कभी वो हक अल्लाह के नारे लगाने लगता। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठंडा पानी मिल जाएगा? मलंग बोला, जितना मर्जी, अभी लाता हूँ। और वो एक दरख्त के नीचे रखे हुए मटके की तरफ दौड़ गया। उसने मिट्टी का प्याला मटके से भरा और करीब आकर शारिक की तरफ बढ़ा दिया। शारिक ने प्याला समीना की तरफ बढ़ा दिया, बोला, लो पानी पी लो। समीना ने चादर चेहरे से उतार ली थी। उसने खूंखार निगाहों से शारिक की तरफ देखा और प्याला उसके हाथ से ले लिया। उसका हलक खुश्क हो रहा था और वो वाकई पानी की तलब महसूस कर रही थी। उसने प्याला होंठों से लगा लिया। शारिक ने मलंग की तरफ झुककर सरगोशी की। नौलखा कहाँ है? मलंग ने उसे सर से पैर तक घूरते हुए कहा, माल शाल चाहिए तो हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? नौलखे से जरूर मिलना है। शारिक बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेवकूफ, नौलखे के लिए माल लेकर आया हूँ। कहाँ है वो? मलंग बोला, वो अपने हुजरे में सो रहा है, पिछले दरवाजे से चले जाओ। समीना पानी पी चुकी थी। उसने प्याला शारिक की तरफ बढ़ा दिया जिसमें कुछ पानी अभी तक मौजूद था। शारिक ने प्याला होंठों से लगाकर एक ही सांस में पानी हलक से उतार लिया और प्याला मलंग की तरफ बढ़ा दिया। उसके साथ ही उसने 5 का एक नोट भी उसके हाथ में थमा दिया। शारिक ने समीना को इशारा किया, चलो। उस मजार के पिछली तरफ भी एक दरवाजा था जिसकी अंदर से कुंडी लगी हुई थी। शारिक ने आगे बढ़कर कुंडी गिरा दी और दरवाजा खोल दिया। वो दोनों बाहर आ गए। उस तरफ झुकी हुई शाखों वाले गूंदनी के दरख्त ज्यादा गुंजान थे। पकी हुई गूंदनी दरख्तों से टूट टूट कर जमीन पर बिखरी हुई थी। चारों तरफ टूटी फूटी कब्रें थीं। बाज कब्रें तो इस कदर ज्यादा टूटी हुई थीं कि कब्रों की बजाय खुले हुए गड्ढे बन गए थे। समीना की टांगें हौले हौले कांप रही थीं, जबकि उसका दिल खिज़ां रसीदा पत्ते की तरह कांप रहा था। वो सोच रही थी कि शारिक उसे इस कब्रिस्तान में क्यों ले आया था। दफतन उसके दिमाग में धमाके से होने लगे। उस रोज पहलवान नुमा जो आदमी उसके लिए शारिक का पैगाम और तहाइफ लेकर आया था, उसने बताया था कि उसका नाम नौलखा है और वो माई दी झुग्गी में बिल्लू साईं के तकिए पर रहता है। उसे कोई परेशानी हो तो वहां चली आए। और अब शारिक उसे खुद यहाँ ले आया था। उसने लरसती हुई आवाज में शारिक से पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? शारिक बोला, तुम्हें ये दिखाने के लिए कि मेरे ताल्लुकात किस किस्म के लोगों से हैं, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम तो मेरा पैगाम मिलने के बाद वो मकान भी छोड़ गई, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब भी वही एहतराम है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। समीना बोली, तुमने कसर ही कौन सी छोड़ी है? तुम्हारी वजह से मैं थाने तक तो हो आई हूँ। मोहल्ले के जो लोग मेरी बेहद इज्जत करते थे आज मुझे शुबे की निगाह से देखने लगे हैं। तुमने सलमान का खून मेरे उजले दामन पर छिड़क दिया है और अब तुम मुझे धमकी देकर इस कब्रिस्तान में ले आए हो और इस पर भी दावा है कि मेरी इज्जत करते हो और मेरा एहतराम करते हो। शारिक ने कहा, हाँ, मैं अपने इस दावे पर कायम हूँ। वो दरख्तों के झुंड में वाक़े कच्चे मकान के सामने पहुंच गए थे। दरवाजा बंद था। शारिक ने हल्की सी दस्तक दी और इधर उधर देखने लगा। दाईं जानिब तकरीबन 50 गज के फासले पर कब्रिस्तान की दीवार के दूसरी तरफ भी एक सड़क थी और उससे जरा हटकर आबादी थी। उस सड़क से गुजरते हुए 2 साइकिल सवार कब्रिस्तान की तरफ देख रहे थे। 11-12 साल की उम्र का एक लड़का दीवार पर चढ़कर गूंदनी तोड़ रहा था। गूंदनी तोड़ते हुए वो लड़का भी उनकी तरफ देख रहा था। शारिक ने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी।
इस मर्तबा चंद सेकंड के बाद दरवाजा खुल गया। वो नौलक्खा था। उसे देखकर समीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। नौलक्खा उसे देखते ही बोला, ओ बिस्मिल्लाह शारिक बाऊ। उसने सिर्फ धोती बांध रखी थी, जिस्म के ऊपर के हिस्से पर कुछ भी नहीं था। वो उस वक्त अजीब बदहैयत सा लग रहा था। समीना ने एक नजर उसकी तरफ देखा और मुंह फेर लिया। नौलक्खा बोला, अंदर आ जाओ शारिक बाऊ, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे साथ कोई और भी है। ये कहते हुए वो दरवाजे से एक तरफ हट गया। शारिक समीना का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हो गया। समीना के दिल की धड़कन कुछ और भी तेज हो गई। उनके अंदर दाखिल होते ही नौलक्खे ने दरवाजा बंद कर दिया। नौलक्खे ने एक कमरे की तरफ इशारा किया, बोला, तुम लोग उस कमरे में चलो, मैं भी आता हूँ। और वो खुद दूसरे कमरे में घुस गया। शारिक समीना को लिए हुए उस कमरे में आ गया, जहाँ लकड़ी की एक बोसीदा सी मेज और चंद कुर्सियां पड़ी हुई थी। एक तरफ झिलंगा सी बान की चारपाई भी पड़ी हुई थी। कमरे के पिछली तरफ एक खिड़की थी जो बंद थी। शारिक ने खिड़की खोल दी। उस तरफ भी दरख्तों के नीचे कब्रें और उनके इख्तिताम पर कच्ची दीवार थी, जिसकी दूसरी तरफ बसों का अड्डा था। वहां खड़ी हुई बसें नजर आ रही थीं और शोर भी सुनाई दे रहा था। उस दीवार का फासला वहां से 20 गज से ज्यादा नहीं था। शारिक ने खिड़की भेड़ दी, सिर्फ थोड़ा सा खला रहने दिया। उस मकान में बिजली मौजूद थी। छत पर पंखा भी लगा हुआ था। शारिक ने स्विच बोर्ड पर एक स्विच ऑन कर दिया। वो बत्ती का स्विच था। उसने वो स्विच ऑफ करके दूसरा स्विच ऑन किया। पंखा चल पड़ा। समीना कुर्सी पर बैठ गई। वो अगरचे पसीने में तर हो रही थी, लेकिन चादर उसने अब भी पूरी तरह लपेट रखी थी। एक रजिस्टर और 2 किताबें अब भी उसने हाथ में संभाल रखी थी। उसके दिल में एक हल्का सा खौफ था। इसमें शुबा नहीं कि शारिक जब उसके घर में रहा था तो उसने वाकई शराफत का मुजाहरा किया था, लेकिन वो एक जराइम पेश आदमी था। उसकी नीयत पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था, और इस वक्त वो उसे धमकी देकर यहाँ लाया था। कब्रिस्तान मजार के सामने नशाबाज मलंग और बदहैयत नौलक्खा। हो सकता है उस मकान में उसके अलावा कोई और भी मौजूद हो। अगर उन्होंने उसके साथ ज्यादती की कोशिश की तो वो क्या कर सकेगी। उसने बहरहाल ये तय कर लिया था कि अगर उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती की कोशिश की गई तो वो अपनी जान दे देगी, मगर उनका मकसद पूरा नहीं होने देगी। इस कब्रिस्तान के चारों तरफ आबादी थी, वो शोर मचा देगी। शारिक ने उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? ये चादर उतार दो और आराम से बैठ जाओ। समीना बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे बातें करने के लिए। क्या तुम मुझसे इतनी ही खौफजदा थी कि मेरा पैगाम मिलने के बाद तुमने वो घर छोड़ दिया? समीना ने खा जाने वाली नजरों से उसकी तरफ देखा। बोली, तुम जिस तरह मुझे यहाँ लेकर आए हो, क्या इसे शराफत का नाम दोगे? जो कुछ कहना है जल्दी कहो, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं जिन लोगों के घर में रह रही हूँ वो परेशान हो रहे होंगे। क्या तुम मुझे उन लोगों के सामने भी जलील करना चाहते हो? शारिक उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, बात यह है समीना, मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से तुम पर कोई हर्फ आए, कोई तुम्हारी तरफ उंगली उठाए। समीना ने उसकी बात काट दी। बोली, तुमने मुझे हर जगह तो जलील कर दिया है। अगर तुम्हें मेरी इज्जत का एहसास होता तो मुझे इस जगह पर न लेकर आते। शारिक ने कंधे उचकाए बोला, मजबूरी थी। कल शाम मैं तुम्हारे मकान पर ही गया था, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि तुम अपनी किसी दोस्त के पास रह रही हो। मैंने जहां रात गुजारी थी वो इससे भी बुरी जगह थी। सुबह मैं कॉलेज के सामने खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने घर से दाढ़ी साफ करवा ली है, मगर तुमने मुझे देखते ही पहचान लिया। तुम मुझसे बात करने के लिए भी नहीं रुकी और मुझे नजरअंदाज करके कॉलेज में घुस गई। मैं सुबह से कॉलेज के आसपास मंडला रहा था। वापस आने के लिए भी तुमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। वो तो इत्तेफाक है कि उस वक्त मैं उसी तरफ टहल रहा था। तुम्हारी इस नीले पोल्का डॉट्स वाली चादर की वजह से मैंने तुम्हें पहचान लिया। समीना ने उसे घूरा। बोली, क्या चाहते हो मुझसे? शारिक ने कहा, यह बताना चाहता हूं कि हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। समीना ने खा जाने वाली नजरों से उसकी तरफ देखा। बोली, ब्लैकमेल करना चाहते हो? शारिक बोला, नहीं, मैं ऐसी गंदी जहनियत का मालिक भी नहीं हूँ। पहली मर्तबा तुम्हें बस में देखा था, तुम मुझे अच्छी लगी, लेकिन सफर के इख्तिताम पर तुम मेरी तरफ देखे बगैर चली गई। मुमकिन है तुम्हारे दिल में मेरे बारे में कोई ख्याल भी ना आया हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भुला सका, और फिर किस्मत मुझे तुम्हारे दरवाजे पर ले आई। समीना ने उसकी बात काटी। बोली, ये बात मैं पहले भी सुन चुकी हूँ, तुम शायद इसे मोहब्बत का नाम देने की कोशिश करोगे। शारिक ने कहा, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी मुझसे कुछ लगाव है, तुम्हारा मेरे इतने करीब आ जाना कि दोनों के। समीना एक झटके से उठ खड़ी हुई। बंद करो ये बकवास। उसका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। वो बोली, उसने कहा, वो खौफ और वहशत की कैफियत थी जिसने मुझे तुम्हारे करीब आने पर मजबूर किया, और मुझे इस खौफ में भी तुमने मुब्तला किया था। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुल गए हो? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? शारिक ने कहा, मैं तो तुम्हारा पीछा छोड़ सकता हूँ, दिल पर जबर करके तुम्हें भूल जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं ना, ये किसी को नहीं भूले, और मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि पुलिस तुम्हारी तलाश में सरगर्दा रहे।
समीना ने कहा, मुझे इस मुसीबत में मुब्तला करने वाले भी तुम हो। शारिक ने कहा, और इस मुसीबत से तुम्हें बचाऊंगा भी मैं ही। समीना के हलक से गुर्राहट निकली। तुम तो मुझे दलदल में धकेलते जा रहे हो। खुद तो तुम किसी का सामना नहीं कर सकते और मुझे मुसीबत से बचाओगे? शारिक जवाब में कुछ कहना ही चाहता था कि बाहर किसी के खांसने की आवाज आई और फिर नौलखा अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ मजार का एक मलंग भी था। ये वही मलंग था जिसने उन्हें पानी पिलाया था और शारिक ने उससे नौलखे के बारे में दरियाफ्त किया था। उसने एल्यूमिनियम का जग और शीशे के 2 बड़े ग्लास उठा रखे थे जो उसने मेज पर रख दिए। जग में लस्सी भरी हुई थी जिसमें बर्फ के टुकड़े भी तैर रहे थे। वो मलंग ग्लासों में लस्सी उंडेलना चाहता था कि शारिक ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस ठीक है, तुम जाओ। मलंग ने समीना की तरफ देखा। वो रुख फेरे हुए थी। उसका चेहरा मलंग को नजर नहीं आ सका था। वो खामोशी से बाहर निकल गया। नौलखे ने आगे बढ़कर दोनों ग्लासों में लस्सी उंडेल दी। उसने एक ग्लास उठाकर शारिक की तरफ बढ़ा दिया। लो यार, लस्सी पियो, ठंड पड़ जाएगी। शारिक ने ग्लास ले लिया। नौलखे ने दूसरा ग्लास समीना की तरफ बढ़ा दिया। बोला, लो बीबी, लस्सी पी लो, सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। एक जंगी पहलवान की दुकान से बनवा कर लाया हूं। पूरे फैसलाबाद में इस जैसी लस्सी कोई नहीं बनाता। समीना ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पीनी लस्सी वसी। शारिक ने नौलखे को इशारा किया। वो ग्लास मेज पर रख कर बाहर चला गया। शारिक ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास समीना की तरफ बढ़ा दिया। बोला, लो ये लस्सी पी लो, तुम्हारे दिमाग में जो गर्मी भर गई है वो खत्म हो जाएगी। समीना गुर्राई, कह दिया ना कि मुझे नहीं पीनी। शारिक ने ग्लास मेज पर रख दिया और समीना को दोनों बाजुओं से पकड़कर एक झटके से अपनी तरफ मोड़ा। समीना का दिल उछलकर हलक में आ गया। समीना गुर्राई, छोड़ दो, हाथ मत लगाना मुझे, मैं शोर मचा दूंगी। शारिक ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, तुम्हारे शोर मचाने से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिल्लत और रुसवाई तुम्हारी ही होगी और फिर ये लोग मेरी तरह शरीफ भी नहीं हैं। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। मेरी वजह से तुम्हारे साथ जो ज्यादती हो चुकी है उसका इजाला करना चाहता हूँ। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना चाहता। समीना ने अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, अजीब चाहत है तुम्हारी। मुझे उठाकर गुंडों और बदमाशों के डेरे पर ले आए हो और दावे मोहब्बत के कर रहे हो। दुनिया में पहला मर्द ऐसा देखा है जो अपनी महबूबा को तहफ्फुज फराहम करने की बजाय जराइम की दलदल में धकेल रहा है, उसे दूसरों के लिए भी तरने वाला बनाने की कोशिश कर रहा है। शारिक बोला, किसी की जरूरत नहीं हो सकती कि तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। समीना ने कहा, आज तुम मुझे उठाकर यहाँ ले आए हो, कल ये लोग भी मुझे उठाकर कहीं और ले जाएंगे। क्या कर लोगे तुम इनका? शारिक बोला, ये लोग ऐसी कोई जुर्रत भी नहीं कर सकते। ये लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। समीना ने कहा, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। ये जराइम पेशा लोग अपनी माँ बहनों तक का सौदा कर डालते हैं, किसी दूसरी औरत की ये क्या इज्जत करेंगे। शारिक ने कहा, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। समीना बोली, मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो। ये कहते हुए वो उठ खड़ी हुई। शारिक ने कहा, तुम अभी नहीं जा सकती, अभी तो मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। बैठ जाओ आराम से, देर से घर पहुंचोगी तो कयामत नहीं आ जाएगी। कह देना किसी सहेली के यहाँ चली गई थी। समीना ने उसे घूरा। बोली, क्या बातें करना चाहते हो? यही कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। शारिक ने कहा, हाँ यही बात है। मैं औरत की मोहब्बत से महरूम रहा हूँ। बचपन में माँ की ममता से महरूम कर दिया गया। जिंदगी का आधा हिस्सा जेल में गुजर गया। बाहर आया तो मेरे गिर्द साजिशों के जाल फैला दिए गए। मुझे मुजरिमाना जिंदगी अपनाने पर मजबूर किया गया। नफरत हो गई थी मुझे इस दुनिया से। मेरे दिल में नफरत की आग कम नहीं हुई। मेरे रास्ते में जो भी आएगा, इंतकाम की आग उसे जलाकर राख कर डालेगी। अब मैं अपना हक लेने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, छीन लूंगा। यही यहाँ की रीत है और यही मैंने सीखा है। समीना बोली, लेकिन मोहब्बत कोई जिन्स तो नहीं जिसे बाजार से खरीदा जा सके या किसी से छीना जा सके। उसके लहजे में तंज नुमाया था। शारिक बोला, तुम मेरी जिंदगी में बाहर का झोंका बनकर आई हो। मैं इस एहसास को खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें। समीना ने उसकी बात काटी। बोली, इसके लिए तुमने बड़ा शरीफाना तरीका अपनाया है। शारिक बोला, मजबूरी थी, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। इसके लिए भी मैंने एक तरीका सोच लिया है। समीना ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोली, वो क्या? शारिक ने कहा, तुम वो मकान छोड़ दो, कहीं और मकान लेते हैं। हम दोनों इकट्ठे उस मकान में शिफ्ट होंगे तो किसी को मेरी आमदोरफ्त पर शुबा नहीं होगा। तुम उस मकान में रहोगी और मैं कभी कभार आ जाया करूंगा। समीना ने उसे घूरा। बोली, गोया तुम मुझे अपनी दाश्ता बनाकर रखना चाहते हो। शारिक बोला, नहीं, ये बहुत गंदा लफ्ज इस्तेमाल किया है तुमने। मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा अजीज रखूंगा, कभी कभार तुम्हें देखने के लिए आ जाया करूंगा। समीना बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखती हूँ। तुम मुझे बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो? मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? शारिक कोई जवाब देना चाहता था कि नौलखा खांसता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त उसने धोती और सफेद उजला कुर्ता पहन रखा था। गंजे सर पर भी सफेद कपड़ा सा लपेट रखा था। उसने कहा, शारिक बाबू, मैं तकिए पर जा रहा हूँ, कोई बात हो तो मुझे बुला लेना। शारिक ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, धंधा शुरू करो। नौलखा बाहर चला गया।
दिन भर तकिए में बैठे हुए मलंग पुड़ियां बेचते रहते थे और शाम से जरा पहले वो खुद वहां बैठ जाया करता था। 10-11 बजे तक उसका धंधा चलता रहता था। उसके ग्राहकों में ज्यादा तादाद मजदूर पेशा लोगों, ठेले छाबड़ी वालों और मोटर मैकेनिकों की थी। गाड़ियों वाले बहुत से ग्राहक भी आते थे। उनका तरीकाकार ये था कि कब्रिस्तान के बाहर कच्ची सड़क पर कार रोक लेते, हॉर्न बजाते और तकिए का कोई मलंग उनकी खिदमत में हाजिर हो जाता। वहां से गुजरने वाले बाज लोग यही समझते कि ये साहिब हैसियत लोग हैं और मजार के लिए चंदा देकर जा रहे हैं। शाम का अंधेरा फैल चुका था। समीना की वहशत बढ़ती जा रही थी। उसने कई मरतबा जाने की कोशिश की थी, लेकिन हर मरतबा शारिक ने किसी न किसी तरह उसे रोक लिया। वो रूहान सी होकर बोली, खुदा के लिए मुझे जाने दो, क्यों मुझे बर्बाद करना चाहते हो? शारिक बोला, बस थोड़ी देर और, फिर मैं तुम्हें खुद छोड़ाऊंगा। तकरीबन 5 मिनट और गुजरे थे कि नौलखा दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वो बुरी तरह बदहवास हो रहा था। वो अंदर दाखिल होते ही बोला, शारिक बाबू, तकिए पर पुलिस ने छापा मारा है, 2 मलंग उनके हाथ लग गए हैं, तुम निकल चलो यहाँ से। शारिक उसके साथ ही बाहर की तरफ दौड़ा। वो गालिबन सूरत हाल का जायजा लेना चाहता था। समीना कमरे में अकेली रह गई। पुलिस के खौफ से वो थर थर कांपने लगी। अगर वो मनशियात के अड्डे से पकड़ी गई तो उसकी तबाही में कोई कसर नहीं रह जाएगी। उसने दरवाजे की तरफ देखा और फिर मुड़कर खिड़की की तरफ लपकी। उसने खिड़की खोल दी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से खिड़की की चौखट पर चढ़ी और दूसरी तरफ छलांग लगा दी। दूसरी तरफ अगरचे कच्ची जमीन थी, लेकिन नीचे छलांग लगाते हुए वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी। उसका पैर मुड़ गया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने उठना चाहा, मगर चादर उलझ जाने से वो एक बार फिर गिर गई। उसने चादर समेटते हुए इधर उधर देखा। मजार की तरफ से शोर सुनाई दे रहा था, मगर इस तरफ अभी तक कोई नहीं आया था। समीना का चेहरा खौफ से जर्द हो रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो जब उठकर खड़ी हुई तो बाएं पैर में जोरदार टीस उठी। पैर मुड़ जाने से अच्छी खासी तकलीफ हो रही थी। वो लंगड़ाती हुई कब्रिस्तान की पिछली दीवार की तरफ दौड़ी। एक जगह से दीवार टूटी हुई थी। वो ऊपर चढ़ना ही चाहती थी कि पैर एक बार फिर रपट गया और वो लड़खड़ा कर दीवार के बिल्कुल साथ एक खड्ड में गिर गई। वो खड्ड दरअसल एक टूटी हुई कब्र थी। ये सोचकर ही समीना की रूह कांप उठी कि वो जीते जी कब्र में पहुंच गई थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उठाकर कब्र से बाहर निकाला और चादर समेटते हुए दीवार पर चढ़ने लगी। उसके साथ ही उसने पीछे मुड़कर देखा। 2 पुलिस वाले मजार की तरफ दौड़ते हुए मकान की तरफ जा रहे थे। समीना दीवार के दूसरी तरफ उतर गई और लंगड़ाती हुई आगे बढ़ने लगी। बाएं पैर पर बोझ नहीं पड़ रहा था। वो अजीब सूरत हाल से दो चार थी। कॉलेज की एक मौजज़ लेक्चरर मनशियात फरोशों के अड्डे से भाग रही थी। चेहरे पर बेपनाह खौफ और दिल खिज़ां रसीदा पत्ते की तरह कांप रहा था। पैर में मोच आ गई थी और चला भी नहीं जा रहा था। चादर और कपड़े मिट्टी में अट गए थे। कब्रिस्तान की दीवार के दूसरी तरफ लातादाद छोटे छोटे वर्कशॉप्स थे। जेर मुरम्मत बसें आड़ी तिरछी खड़ी थी। कुछ बसों पर काम हो रहा था। तकरीबन सभी वर्कशॉप्स खुले हुए थे। तेल और ग्रीस वगैरह मुसलसल गिरते रहने से वर्कशॉप्स के सामने फर्श पर चिकनाई की तहें जम गई थी। कब्रिस्तान की तरफ से शोर की आवाज सुनकर वर्कशॉपों पर काम करने वाले लड़के मुड़ मुड़ कर इस तरफ देखने लगे। एक मैकेनिक ने समीना को भी दीवार से कूदते हुए देख लिया। दूसरों ने अगर उसे कूदते हुए नहीं भी देखा था तो भी वो समझ गए थे कि ये औरत कब्रिस्तान ही की दीवार कूद कर आई है, क्योंकि उस तरफ कोई आम रास्ता तो नहीं था। वो सभी मुश्तबा नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। समीना चंद कदम आगे बढ़ी थी कि चिकने फर्श पर उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से गिरी। एक बार फिर उसके मुंह से चीख निकल गई। करीब खड़ा हुआ एक मैकेनिक उसकी तरफ लपका। मैकेनिक ने उसे सहारा देकर उठाते हुए कहा, ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? गिरने से समीना के कूल्हे पर चोट तो लगी थी। उसके मुंह से हल्की हल्की कराहें खारिज हो रही थी। उसकी चादर और लिबास पर स्याह धब्बे पड़ गए थे। समीना कराही, नहीं, ज्यादा चोट नहीं लगी। मैकेनिक उसका चेहरा देख कर चौंक गया। ओह मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? समीना का दिल उछल कर हलक में आ गया। वो मैकेनिक की तरफ देखने लगी। उसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। लंबा तड़ंगा सेहतमंद आदमी था। हाथ तो उसके भरे हुए थे ही, मुंह पर भी कालक के धब्बे लगे हुए थे। समीना ने नजरें चुराते हुए कहा, मैं वो नहीं हूँ जो शायद तुम समझ रहे हो। मैकेनिक बोला, नहीं मैडम, मैंने आपको पहचानने में गलती नहीं की। आप कॉलेज की प्रोफेसर हैं। मेरी बहन सेकेंड ईयर में पढ़ती है। सुबह मैं उसे मोटरसाइकिल पर कॉलेज छोड़ने जाता हूँ। कई मरतबा आपको देखा है मैंने। आपको शायद ज्यादा चोट लगी है। आइए अंदर बैठ जाइए। मैकेनिक उसे सहारा देकर अपनी दुकान के अंदर ले गया और उसे बेंच पर बिठा दिया। दूसरे ही लम्हे शोर की आवाज सुनकर वो बाहर आ गया। उसके 2-3 शागिर्द कब्रिस्तान की टूटी हुई दीवार के करीब खड़े थे। एक पुलिस वाला भी दीवार फलांग रहा था। पुलिस वाले ने इधर उधर देखते हुए लड़कों से पूछा, इधर से किसी आदमी को भागते हुए तो नहीं देखा? उसी लम्हे मैकेनिक पहुंच गया। लड़कों से पहले वो बोल उठा, नहीं संतरी बादशाह, इस तरफ तो कोई नहीं आया। कोई चोर था क्या? संतरी बोला, नहीं, चोर नहीं, हेरोइन बेचने वाला था। और वो टूटी हुई दीवार से कब्रिस्तान में वापस कूद गया। मैकेनिक ने लड़कों को डांट कर दीवार के करीब से हटाते हुए कहा,
ओए चलो अपना काम करो, ये ड्रामे तो यहाँ रोज ही होते रहते हैं। ये कहकर वो अपने वर्कशॉप वाले कमरे में आ गया। समीना स्टूल पर बैठी इधर उधर देख रही थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और जिस्म हौले हौले कांप रहा था। होंठों पर पपड़ियां जम गई थीं और हलक खुश्क हो रहा था।